कई बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जो चप्पल नहीं खरीद सकते, है ना, उनके पास कोई पुराना चप्पल होता है, वो 10 रुपए में खरीद कर जाते हैं। तो 10 रुपए भी हमने इसलिए रखा है कि उनको ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है। मुझे पंजाब ने सिखाया कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिसमें सरबत दा भला हो, है ना। तो हमने काफी टाइम दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कुदरत से लेकर इंसान सबका ही भला हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऐसी, जो आपका फाइनेंशियल लॉस भी बचा रही है, आपका इन्वायरमेंटल लॉस भी बचा रही है, ठीक है, और आपके आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की भी कोशिश कर रही है। बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो आपसे आपका स्क्रैप डीलर भी नहीं खरीदता, हम उस मटेरियल को भी कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। जहाँ मैं रह रहा था उससे 10 कदम की दूरी पे एक प्राइवेट स्कूल था और जस्ट बगल में ही कचरे का एक डंप था। एक सुबह जब मैं निकला तो देख रहा हूँ कि 4 बच्चे जिनके कंधे पे स्कूल बैग, सेम उम्र के, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ कचरे में कचरा उठा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अकेला पूरे देश में हर साल 70,000 करोड़ रुपए एक्सपेंड करता है साफ सफाई के नाम पर। फिर भी आप दिखा दो साफ सफाई क्या है। जपजी साहब का पाठ होता है ना, तो उसमें अक्सर सुना जाता है पवन गुरु पानी पिता माता धरती, और इस हिसाब से तो पंजाब का पानी, पंजाब का हवा और पंजाब की मिट्टी सबसे ज्यादा प्योर होनी चाहिए थी। बट क्या कंडीशन है हमारे पंजाब की, किसने किया? आपको पता है आपके पंजाब में 68% ग्राउंड वाटर में यूरेनियम है, कोई सवाल नहीं करता। बुढ़ा दरिया, जो दरिया हुआ करता था, उसको बुढ़ा नाला हम सब ने मिलकर बनाया। ये एग्जैक्टली अब आपको क्लाइमेट आपका वार्निंग दे रहा है कि या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम तो सुधार ही लेंगे। ये लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब पंजाब में कब है? बहुत सारे पंजाबी बच्चों से मैं मिला हूँ जिनको पंजाबी बोलनी नहीं आती और वो इंग्लिश में कंफर्ट है। फिर आप कह रहे हो कि मातृभाषा बचा लो, कैसे बचा लो? इनायत जब से काम कर रहा हूँ ना मैं, तब से मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे या कहीं जाके मन्नत मांगूं। बोरियां भर भर के भगवान यहाँ आते हैं। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू इनायत किडकास्ट। तो जैसे आजकल अर्थ डे आने वाला है, हम हर रोज करते हैं कि अर्थ डे के 1-2 दिन बाद कि सेव अर्थ, दिस दैट, बट मुझे लगता है कि वो दिनों के अलावा ना हम अर्थ को हार्म ही करते रहते हैं, हर एक मोमेंट पे, हर एक टाइम पे। इवन मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ कि मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैंने हर टाइम पे अर्थ को सेव करने की करी है कोशिश, बट हमारे साथ आज एक ऐसे पर्सन जुड़े हैं जिन्होंने अर्थ को सेव ही नहीं बट फ्री ऑफ कॉस्ट में दूसरों को रिसाइकल, रीयूज एंड बहुत सारी रीज सिखाई हैं, RE। तो let's please welcome Mr. Gaurav. Hello sir, how are you? Hello, I'm fine. तो सर, जैसे हम देखते हैं कि पहले तो हम यहाँ देखते हैं, मुझे आपकी फैक्ट्री फ्रैंकली किसी को पसंद आए ना आए, मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम देखते हैं दैट यहाँ पे ना चीज़ें पड़ी हैं जो हम सबके घरों में मिलेंगी, बट इन अ न्यू वे। लाइक हम ये टायर्स देख सकते हैं, ये चेयर्स, तो ये हम बैठे हैं जो फैक्ट्रीज में टायर्स यूज होते हैं और वो डंप किए जाते हैं, उनको बस पेंट करके रोप्स लगा के हमने एक सेटिंग अरेंजमेंट बना दिया है। तो यही एग्जांपल है कि हम कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका आइडिया कैसे आया? ये सवाल मेरे पास ऑलरेडी अब तक जितने जर्नलिस्ट आए हैं
चाहे वो किसी अखबार से आए हों या जहाँ से भी आए हों, उन सब ने पूछा कि आइडिया कहाँ से आया। हमें समझना होगा कि व्हाट इज सेल्फ। जब आप किसी पर्पस के लिए काम करना शुरू करते हो, जब आप सेल्फ के लिए काम करना शुरू करते हो, तो ऊपर वाला आपको आइडियाज देता है। ऐसे बहुत सारे ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करोगे तो आपको पचासों हजारों आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किस वेस्ट से क्या बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग से मेरा एक पर्पस था कि मुझे सोसाइटी में कुछ ऐसा करना है कि जिसके लिए मुझे किसी से हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, भीख मांगने की जरूरत ना हो इनडायरेक्टली। और भीख मांगना क्या है, आप किसी से खाना मांग लो, लोग प्यार से खिला देंगे। बट आप किसी से पैसा मांग लो तो आज के टाइम में हर बंदा आपको एक अलग निगाह से देखने लग जाता है। तो मैं 2018 तक एज ए ब्रांडिंग कंसल्टेंट काम कर रहा था लुधियाने में ही। और 2018 में कुछ ब्रेकडाउन आई मेरी लाइफ में, तो मैंने सारा बिजनेस ड्रॉप आउट किया और मैं शिफ्ट हो गया लुधियाना से नोएडा। मतलब पूरी फैमिली ही छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। और जब मैं अकेला निकला तो मैंने पाया खुद को। ठीक। और वहाँ पे मैं नोएडा में, मेरे पास ना रहने की जगह थी ना खाने की, एक अनजान शहर था। सबसे पहली बात, मैं जब वहाँ उतरा तो मुझे ये भी नहीं था कि कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। बट सडनली कहते हैं कि जब ऊपर से कोई खेल लिखा गया होना तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो दैट टाइम मुझे नोएडा में किसी बंदे ने रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी। अब रहने को तो मिल गया, खाना भी है, उसके लिए क्या करेंगे। तो मैंने कुछ बच्चों को कलेक्ट करके ना पढ़ाना शुरू किया। उससे नॉर्मल सी फीस 100 रुपीज ले रहा था। बट कुछ बच्चे ऐसे आए जो फीस भी नहीं दे सकते। और बच्चे मेरे पास अचानक ज़्यादा बढ़ने लग गए वहाँ पे, क्योंकि वो स्लम के बच्चे थे और कई बच्चे ऐसे थे जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहे। मेरे पास फाइनेंस इतना था नहीं, सिस्टम इतनी थी नहीं। तो दैट टाइम मैंने एक अलग एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट किया और उन लोगों का 500 लेडीज का एक ग्रुप था। उन लोगों ने मुझसे ये कमिटमेंट करी कि हम अपने घर का जितना भी वेस्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि हर किसी के घर में न्यूज़पेपर मंथली डेली आता, किसी के घर में 3 से 4 न्यूज़पेपर आ रहे थे और वो लोग पढ़ भी नहीं रहे थे। तो वो सारा न्यूज़पेपर कलेक्ट करके वो मंथली हमें देते थे और उसे हम आगे सेल आउट करके उससे फंड जनरेट करके हमने चलाना शुरू किया। तो किसी तरीके से वो अच्छा चलता रहा। बट कोविड तक मैंने कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं किया था। वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे पढ़ने शुरू हो गए थे। कोविड में डिस्टर्बेंस आई, बैक टू लुधियाना। ठीक है। और फिर दोबारा हमने आफ्टर कोविड स्टार्ट किया स्विच फॉर चेंज फाउंडेशन को एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाकर। हम सबसे पहले देखते हैं वेस्ट क्या है। वेस्ट एक माइंडसेट है। लाइक आप मार्केट से एक प्रोडक्ट खरीदते हो, एक बिस्किट का पैकेट फॉर एग्जाम्पल, और जब तक आपके हाथ में वो पैकेट और उसके अंदर बिस्किट है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, तब तक आपका दिमाग कह रहा होता है कि इसमें ये हमारे मतलब का है। जैसे ही उसमें कुछ आपके कंज्यूम करने को नहीं रहता, या खत्म हो यूज जाता है, करने को नहीं रहता। ठीक है, ये आपके इस्तेमाल करने को नहीं रह जाता, तो आपका दिमाग कहता है कि ये वेस्ट है, फेंक दे। और ऐसा करते करते अभी करंटली हम सोसाइटी में ऐसे माइंडसेट को जन्म दे चुके हैं कि अगर उनका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई अपना अगर उनके मतलब का नहीं होता तो वो उनको भी वेस्ट समझना शुरू कर देते हैं, साइड लाइन पे लगा के बैठ जाते हैं। तो वेस्ट मेरे हिसाब से एक माइंडसेट है और कुछ नहीं। तो अगर हम माइंडसेट की बात करें तो जैसे मैंने पूछा था कि आपको ये एनजीओ का आइडिया कैसे आया, आपने कहा था कि मैं नोएडा चला गया था एंड मुझे बच्चे आए स्लम से पढ़ने के लिए। तो क्या उनका माइंडसेट गलत था और आपने चेंज करा? हाँ बिल्कुल, उनके माइंडसेट में यही था कि हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो उसमें भी एक ट्रेजेडी मेरे साथ ऐसी हुई कि जहाँ मैं रह रहा था उससे 10 कदम की दूरी पे एक प्राइवेट स्कूल था और जस्ट बगल में ही कचरे का एक डंप था। एक सुबह जब मैं निकला तो देख रहा हूँ कि 4 बच्चे जिनके कंधे पे स्कूल बैग, सेम उम्र के, और 4 बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ कचरे में कचरा उठा रहे हैं। तो कुछ मिनट के लिए मैं रुका और मुझे एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जिसे आप कह सकते हैं वो समाज में सामने दिख गया कि वो बच्चा भी तो स्कूल जाने का हकदार है। अगर आप राइट टू एजुकेशन की बात करें, एक अलग से पॉलिसी बनाई गई है हमारे देश में कि हर बच्चा जो 14 साल तक का है वो शिक्षा का अधिकार लेकर घूमता है, बट उसको स्कूल तक पहुंचाने वाला कोई नहीं।
उन बच्चों की जो प्राइमरी नीड थी कि हाँ भाई फैमिली में अगर हमें खाना भी मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी चल जाए, चल जाएगी। तो उन बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आना वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। बट ड्यू टू कोविड, जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर प्रवासी के बच्चे होते हैं, तो वो सारे बच्चे मूव कर गए और कोविड में बहुत सारी डिस्टरबेंस आई, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। और 2021 में हमने इसको रजिस्टर्ड किया, जैसे मैंने आपको बताया भी कि एज ए नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, एक कंपनी जो पर्पस के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही, तो इट्स एन कंपनी। तो हमने पर्पस के लिए काम करना, तो जब आपने एनजीओ स्टार्ट करी तब आपके दिमाग में क्या कोई पर्पस यस था? बिल्कुल, पर्पस जो मुझे पंजाब ने सिखाया कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिसमें सरबत दा भला हो, है ना। तो हमने काफी टाइम दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कुदरत से लेकर इंसान सबका ही भला हो। तो हमने एक वेस्ट टू विजडम करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें हमने लोगों से अपील करी कि जो आप डंप कर रहे हो वो डंप करने के बजाय हमें डोनेट करो, हम आपके घर आकर कलेक्ट कर कर ले जाएंगे। और जब हमने ये एनजीओ स्टार्ट किया था, दैट टाइम हमारे पास ग्राउंड पे इतना स्पेस भी नहीं था। इवन हमारे पास सेकेंड फ्लोर का रेंटल स्पेस था। हम लोगों की तीसरी चौथी मंजिल से कचरा उठाते थे, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए सेकेंड फ्लोर पे ले जाते। तो अगर हम देखें तो हमने आपको इतनी तक ऑप्शन दे दी कि हम आपके घर पे आ रहे हैं एंड आपको बस सामान देना है। हाँ बिल्कुल। तो अगर क्या आपको ऐसे कोई घर मिले जो देने को भी नहीं रेडी थे? नहीं, ऐसे तो कोई घर नहीं मिले, बट कहीं ना कहीं अनअवेयर या अनएजुकेटेड टाइप की कुछ हरकतें हुई हैं कि जैसे कुछ फैमिलीज को हम ऑन टाइम कलेक्शन नहीं कर पाए उनके घर से। हमारे पास भी खुद के कुछ चैलेंजेस होते हैं, है ना। तो उन्होंने हमें यही सीधा फ़ोन पे बोला कि आप उठा के ले जाओ, नहीं तो हम डंप कर देंगे। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उस डंप का नुकसान सिर्फ मुझे नहीं है, ठीक है। उस डंप का नुकसान जो है सबसे पहले आपकी मिट्टी, पानी और हवा और आपके इन्वायरमेंट को, आपके आसपास की जो अगली जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन या करंट जनरेशन है, इनकी हेल्थ का है, और फाइनेंशियल लॉस तो है ही, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऐसी जो आपका फाइनेंशियल लॉस भी बचा रही है, आपका इन्वायरमेंटल लॉस भी बचा रही है, ठीक है, और आपके आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की भी कोशिश कर रही है। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आपका वो वेस्ट जो आपसे स्क्रैप डीलर खरीदता है वो आप हमें दो। बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो आपसे आपका स्क्रैप डीलर भी नहीं खरीदता, हम उस मटेरियल को भी कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इस अगर ये मोमेंट पे अगर आप या कोई और नहीं लेता उनसे और वो डंप कर देते तो हमारी धरती बोलती कि मैं तुम्हें हवा पानी मिट्टी दे रही हूँ, और तुम किसी इंसान या सही अपने दिमाग इस्तेमाल करके सही से कचरा भी नहीं फेंक सकते। क्योंकि मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मेरे स्कूल में ना हर साल हम 2 से 3 क्लासेस एक प्ले ऑर्गेनाइज करती है हमारी टीचर्स के साथ। एक पूरा फंक्शन होता है अर्थ डे के ऊपर, और हर साल ना अलग अलग चीजें होती हैं। एंड मैं बताती हूँ कि मैंने अपना स्कूल एक लौता चीज देखी है जिसमें हम बच्चे तो विलिंग बिल्कुल नहीं है। मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी बहुत कम टाइम पे होता है जब मैं सोचती हूँ किसी चीज को डंप करने से पहले, बट हमारी टीचर्स एंड हमारा पूरे स्कूल का पता है क्या मोटिव है कि लाइक यू कैन रिसाइकिल एवरीथिंग। तभी हमारे स्कूल में भी जो फटी हुई चीजें हैं ना उनसे भी हम चीजें करते हैं, हम डोनेशन के लिए देते हैं। तो ये सब का हमें आज तक मोटिव नहीं समझ आया। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल तो वो पूछता हूँ, motive क्या आपका सारा आंसर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सांस आप रोज लेती हो, पानी आप रोज पीती हो, खाना आप रोज खाती हो, और ये तीनों चीजें क्यों कर रही हो आप? जीने के लिए, कि ताकि आप जिंदा रह सको। अगर आपको पता लगे कि आप सांस ले रही हो और इनहेल जहर कर रही हो, पानी पी रही हो, पानी में जहर है। आपको पता है आपके पंजाब में 68% ग्राउंड वाटर में यूरेनियम है, ठीक है।
कोई सवाल नहीं करता। हमारी जो पिछली जनरेशन है जिन्होंने चापाकल का पानी पिया, कुएं से निकाल कर पानी पिया, आज हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन बॉटल पैक्ड पानी क्यों पी रही? पानी को बेचने का, मार्केट बनाने का ऑफर किसने किया? ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि हमें इंसान बनना है या कंज्यूमर बनना है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपने स्कूल की बात करी, तो स्कूल का मोटिव इसलिए ऐसा है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम। स्वच्छ भारत मिशन अकेला पूरे देश में हर साल 70,000 करोड़ रुपए एक्सपेंड करता है साफ सफाई के नाम पर। फिर भी आप दिखा दो साफ सफाई का। अगर आप गूगल कर सको तो कर लेना। अराउंड मैंने जब किया था तो मुझे पता लगा कि लुधियाने में ही 150 करोड़ प्लस इवन कि करोड़ों रुपए जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट का है। ठीक हर है, दूसरी गली में आपको तो आप कचरा समझो ना कि मिलेगा। 70,000 करोड़ जो आप किसी सर्कुलर इकोनॉमी में, किसी अच्छे काम में, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए लगा सकते थे, आप अपने हेल्थ सिस्टम को बेटर करने के लिए लगा सकते थे, वो आप कहाँ लगा रहे हो? कचरे में। और इसकी और आपको इकोनॉमी समझनी है तो सबसे पहले ये समझो, इकोनॉमिक्स एक वर्ड है। हम कहते हैं ना कि हम इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, है ना? जब आप अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आप कैसे इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनोगे? है ना? तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और एक्शन के नाम पे हम सब जीरो हैं, हम सब के सब सोए हुए लोग हैं। और ये वक्त ऐसा है कि मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन समझता हूँ कि अगर अब भी हम बैठकर बातें ही करते रह गए और अपने एक्शन और बिहेवियर में चेंज नहीं किया तो ये कहना झूठ होगा कि आप आने वाले नस्लों से प्यार कर रहे हो या आने वाले नस्लों को एक अच्छा फ्यूचर देकर जा रहे हो। ये बिल्कुल झूठ होगा। मैं पंजाब में जपजी साहब का पाठ होता है ना, तो उसमें अक्सर सुना जाता है पवन गुरु पानी पिता माता धरती। और इस हिसाब से तो पंजाब का पानी, पंजाब का हवा और पंजाब की मिट्टी सबसे ज्यादा प्योर होनी चाहिए थी। बट क्या कंडीशन है हमारे पंजाब की? किसने किया? अभी मैंने ना एक और इससे पहले एक पॉडकास्ट करा था और उसमें हमने मिट्टी के बारे में करा था। एंड उसमें मैंने सुना कि मुक्तसर में एक जगह है जहाँ मिट्टी को बोर्ड्स लगाए कि मिट्टी को कैंसर हो गया है। एंड अगर हम वो मिट्टी में किसी ने गलती से पैर रख भी दिया, उसकी स्किन कैंसर हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और मुक्तसर इज इन पंजाब। बुढ़ा दरिया, जो दरिया हुआ करता था, उसको बुढ़ा नाला हम सब ने मिलकर बनाया। ठीक है, कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे एनजीओ वाले पिछले कई सालों से लगे हैं। कभी वो कैंपेन बोर्ड्स लेकर घूमते हैं बुढ़े दरिया के साथ, बहुत सारे तरीकों से आवाज उठाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पे अभी क्या हो रहा है? सिर्फ पैसे आ रहे हैं। वो पैसे किसके होते हैं? आपके, हमारे, पब्लिक के। इवन गवर्नमेंट का सारा सिस्टम पब्लिक के पैसे से चलता है। और आप ये समझो कि जब आपके घर से अभी कचरा उठाया जाता है ना, तो वो भी आपसे मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेता है। चाहे वो प्राइवेट उठा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी उठा रही है, वो 100 से 200 रुपये आपसे मंथली चार्जेस लेती है। उसका काम क्या है कि वो वेस्ट प्रॉपर मैनेज करे। ठीक है, बट वो क्या करता है कि जो वेस्ट उसके काम का रहता है, जो स्क्रैप डीलर खरीदता है, वो निकाल के बाकी सारे वेस्ट मटेरियल को उठा के एक कंपैक्टर साइट पे पहुंचाता है। ये लुधियाने की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, अब कंपैक्टर साइट पे क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी ने एक कॉमर्शियल कंपनी को ठेका दिया हुआ। ठीक है, अब वो कॉमर्शियल कंपनी क्या कर रही है कि आपके सारे कचरे को उठाती है और लेकर जाती है ताजपुर रोड के एक डंप साइट पे, जहाँ एक बड़ा सा पहाड़ कचरे का खड़ा किया गया। ऑलमोस्ट 60 से 70 एकड़ का लैंडफिल है, दिल्ली से ज्यादा बड़ा होगा ऑलमोस्ट। आप जाकर देखो, या वीडियो जब स्विच फॉर चेंज पे देखना, हम लोगों ने जाकर उसकी करी थी वीडियो। लेकिन वीडियोज करने के बाद भी मुझे हैरानी ये हुई कि वो वीडियोज मिलियंस में व्यूज गए होंगे उसके, लाखों लोगों ने लाइक्स किए, हजारों ने कमेंट्स किए, लेकिन कोई 10 बंदा भी शहर का उठ के नहीं आया यहाँ तक कि हाँ, हम अपने शहर को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने आने वाली नस्लों को जहर से कैसे बचा सकते हैं, कैसे एक्ट करना है, कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करना है। कोई, क्योंकि वो एक रेस में लगे हुए ना कंज्यूम करने के। जैसे आपने बोला कि डंप
मत करो, यूज करो, क्योंकि डंप करने को बस मिट्टी है, लाइक वो भी जो जैसे यहाँ होएगी ये मिट्टी, ठीक है। तो जो हम डंप करते हैं लाइक वो मोस्टली पैकेजिंग होती है। तो आप पैकेजिंग पे क्या बोलना चाहेंगे कि पैकेजिंग कैसी तरह की होनी चाहिए, और वो क्या लाइक उसमें क्या ऐसे कोई चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए? देखो, जैसे अभी पैकेजिंग पे सबसे पहले तो कंपनी को ये सोचना चाहिए जो भी पैकेजिंग कर रही है कि ऐसे पैकेजिंग सॉल्यूशन लेकर आए जो एक वेस्ट क्रिएट ना करे या लैंडफिल्स में ना जाए। बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं मार्केट में अब, जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आए हैं। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक एक बड़ा चैलेंज है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। प्लास्टिक में जैसे आपने लेज, कुरकुरे या बिस्किट के रैपर्स देखे होंगे, इसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे शैम्पू के सैचेट्स, जो पाउच होते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के होते हैं। और इसको रिसाइकल करना चैलेंजिंग ही नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम। तो इसके अल्टरनेट सोचने चाहिए लोगों को भी, गवर्नमेंट को भी, कंपनीज को भी। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल हमेशा ही रहता है जितने भी जर्नलिस्ट या पॉडकास्ट हुए हैं, मैं बात करता हूँ सिंगल यूज आइटम। सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में बैन कर दिया, ठीक है, कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं सप्लाई नहीं हो सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक किसे कहते हैं पता है? हाँ, जो पॉलीथिन, पॉली जो बैग, सब्जी के दुकान से हम लेकर नॉर्मली आते, बैन कर दिया गया था। बट फिर भी आप दिखाओ कि लुधियाना छोड़ो, पूरे पंजाब में कोई एक ऐसा छोटा सा मार्केट प्लेस हो जो सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री हो। आपका, हमारा सबसे जो एक रिलीजियस प्लेस है दरबार साहिब, वहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक अभी तक नहीं हटा। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ हम कुछ और रहे हैं, एक्ट कुछ और कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा समाज ऐसा क्यों बनता जा रहा है। जैसे मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, या एंड गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग। बोलते रहोगे, वीडियोस डालते रहोगे कि हाँ सेव अर्थ, सेव अर्थ, सेव अर्थ। ये भी मैंने आई रियलाइज्ड कि हम बोलने से हम क्यों कर रहे हैं, हम दूसरों को क्यों बोल रहे हैं। आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, ये 4 वर्ड्स तो पढ़ते हो, है ना? सब री से स्टार्ट होता है, लेकिन एक और वर्ड है जो री से स्टार्ट होता है, पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उससे भागने वाले लोग हैं। तो बाकी ये चीजें तब तक फालतू रहेंगी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। और अगर हम लोग अभी भी ब्लेम गेम खेलते रहे कि ये कॉरपोरेशन का काम है, ये सरकार का काम है, ये फलाने डिपार्टमेंट का काम है, तो हम सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हैं और आने वाली जनरेशन के साथ, अपनों के साथ धोखा कर रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे कॉरपोरेशन या सरकार का काम है, तो सरकार या कॉरपोरेशन किसके लिए कर रही है? हमारे लिए तो कर हमारे लिए कर रही है, लेकिन उनके भी अपने चैलेंजेस है ना। कॉरपोरेशन एक बॉडी बनाई हुई है, मैंने आपको बताया है। अभी क्या होता है, डंप का जो मैंने आपको कहानी बताया था कि आपके कचरे को डंप तक पहुंचाने के लिए 800 से 1000 रुपए पर टन एक्सपेंडिचर होता है। पर टन मीन्स 1000 किलो कचरा, उसको डंप तक पहुंचाने के लिए 800 रुपए से 1000 रुपए का एक्सपेंडिचर होता है। ये भी पैसा आपका गया, आपके घर से जो कलेक्शन हुआ, कचरा भी गया, पैसा भी गया कलेक्शन का। इसके बाद खेल शुरू होता है बायो रेमेडिएशन का और बायो माइनिंग का। जब ये डंप 25-50 लाख मैट्रिक टन का एक पहाड़ सा बन जाता है, जैसे आपने दिल्ली जाते हुए कभी देखा होगा, हमारे लुधियाने में और हर शहर में है, लेकिन कई जगह हिडन पे है, दिल्ली में मेन हाईवे पे आ जाता है तो दिख जाता है। इसलिए लुधियाने वाले को अपना डंप नहीं दिखता, दिल्ली का ज्यादा दिखता है, ठीक है ना? तो और हमारी आदत क्या है कि हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, है ना? अगर पड़ोसी का कोई प्लाट खाली है या पड़ोस में कोई प्लाट खाली है, तो हम अपना कचरा वहां फेंक कर रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं, बिना ये जाने हुए कि उसका एंड लाइफ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हम लोगों ने जैसे पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे एफर्ट्स करके लुधियाने में 50-60 हजार किलो जो वेस्ट आपके लैंडफिल्स में जा सकता है, उसको जाने से भी बचाया, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। और इवन बहुत सारे ऐसे नीडी लोग आप बाहर देखोगे जो आपके रीयूजेबल मटेरियल्स होते हैं। लाइक कई बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जो चप्पल नहीं खरीद सकते, है ना?
उनके पास कोई पुराना चप्पल होता है वो 10 रुपए में खरीद कर जाते हैं। तो 10 रुपए भी हमने इसलिए रखा है कि उनको ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है। फ्री की चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते। फ्री में अगर आपको कोई बैठकर ज्ञान भी दे रहा है ना, तो हम उसे 4 गालियां देकर निकल आते। ये सच्चाई है हम हमारे उसको समाज। बोलेंगे कि हाँ। ये तो गूगल भी कर Yes. सकते हैं। आज के टाइम में देखो, हमारे गुरु जो है ना, हमारी जनरेशन या आने वाली जनरेशन की जो मेजर गुरु हैं वो गूगल बाबा हैं, चैट जीपीटी हैं, जेमिनाई है, और ऐसे और बहुत सारे इनोवेशंस AI। आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं काम तो आसान कर रहे हैं, लेकिन इंसानों का इंसानों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। आपस में कनेक्शन नहीं है। इंसानों को लग रहा है हम रोबोट है, बस पूछना है मैंने इंसानों को। ऐसी फैमिली देखी इनायत कि एक घर में 4 लोग हैं, आपस में बैठकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे। ऐसी फैमिली भी देखी, तो मुझे समझ में आया कि दुनिया किस रास्ते जा रही 4 लोग बैठे वो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ। है। नहीं, जैसे अभी मान लो कि बेटे को मम्मा से कुछ चाहिए, कमरे में बैठा बैठा कॉल कर रहा, मम्मा मेरे कमरे में पानी दे जाओ। ठीक है, अब वहीं पे बेटी बैठी है माँ के साथ, वो माँ से बात नहीं कर रही, वो अपने मोबाइल में लगी है, माँ अपने मोबाइल में लगी है, दोनों एक दूसरे के तरफ देख भी नहीं रहे घंटों घंटों तक। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। और आज के टाइम में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके अपने घर में अपनों को कोई तकलीफ हो जाए ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोई एक खबर देख ले तो उनका पूरा मेंटल स्ट्रेस उस लेवल का हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन उस लेवल का हो कि जाता है उनके परिवार के कि साथ उनके कुछ। परिवार का कोई अपना। तो ये कहीं ना कहीं हम समाज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, या समाज को बाजार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिस वजह से ये वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी आप करंटली देखो जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज ही बोलेंगे इसको, कि अब गर्मी कभी तुरंत सर्दी हो जा रही है, कभी गड़े पड़ रहे हैं। जैसे मार्च में हमने देखा कि मार्च तक मेरे सर्दियों के कपड़े बाहर थे, अलमारियों में थे, क्योंकि एक दिन तो इतनी एक्सट्रीम गर्मी थी और दूसरे दिन ही इतनी ठंड थी कि दिसंबर। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो एक वर्ड है वो है? नहीं है, ये एग्जैक्टली अब आपको क्लाइमेट आपका वार्निंग दे रहा है कि या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम तो सुधार ही लेंगे। ये लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब पंजाब में कब था? तो इन सारी चीजों के पीछे जब आप पढ़ना शुरू करेंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस एज से इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो जरूर आप कहीं ना कहीं स्टडी और रिसर्च भी ज्यादा करेंगे, तो जरूर पढ़ना शुरू करो कि पानी पंजाब का किसने बर्बाद किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब के सॉइल को कैसे बर्बाद किया गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, पंजाब की पूरी जनरेशन को कौन बर्बाद कर रहा है, हमारी मिट्टी में जहर डाल के, हमारी पानी में जहर डाल के। ठीक है, वो पंजाब जो हमेशा एक संदेश देता है, सरबत दा भला, पवन गुरु पानी पिता। हमारे एक तरीके से देखें, हमारा एयर पॉल्यूट है तो हमने अपने गुरु के साथ गलत किया, अगर हमारा वाटर पॉल्यूट है तो हम अपने बाप के साथ गलत कर रहे हैं, और अगर हमारा धरती पॉल्यूट है तो हम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हैं। और उसके बाद भी हम बैठकर अगर पढ़ भी रहे हैं ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरती में, तो उसका कोई फायदा नहीं। रादर देन कि आप एक चीज पढ़ो और उसको अपनी लाइफ का उसूल बना लो, वो आपको पहुंचा देगा जहां तक पहुंचाना। तो वही हमने किया। 2 चीजें मुझे पंजाब में सीखने को मिली। बेसिकली बॉर्न बिहारी हूँ, जुनून और जज्बा होता ही हमारे यहाँ, मेहनत करने का तो पूरा ही होता है कि हम बचपन से इस तरीके से ढले होते हैं कि हमें कहीं भी लगा दो हम कर जाएंगे। और यहाँ आकर जब अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली तो उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, रादर देन कि हम उस पर बैठकर रील बनाते। अब रील वाली एक बात जरूर आपसे करना चाहूंगा कि मैं ना रिसेंटली एक बंदे की वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वो गुरुद्वारे में सफाई करता है और बहुत यूनिक तरीके से, बहुत फास्ट करके सफाई करता है। जब तक वो गुरुद्वारे की सफाई करके रील बना रहा था, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। मैंने भी आपसे सुना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो कल गलती से क्या देखा मैंने कि उस बंदे ने रोड के किनारे, जैसे लोग हिंदू धर्म वाले मूर्तियां और रिलीजियस चीजें फेंक देते हैं ना, उसको कहीं एक जगह से कलेक्ट तो कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसने वाटर बॉडी में जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यहाँ मुझे ये समझ लगा कि या तो ये पर्सन विदाउट पर्पस सिर्फ रील मेकिंग के लिए कर रहा है,
या तो उसके पास नॉलेज बेस की कमी है, तो ऐसा ना करा करें लोग, ठीक है। कोई और होता ना ये गलती करता तो बर्दाश्त था, बट आपके सिर पे टर्बन है, ठीक है। आप मैसेज क्या दे रहे हो? आपने कहीं ना कहीं माता को बचा के पिता को पॉल्यूट कर दिया ना, हम्म, ठीक है। वाटर कंटेमिनेट हो रहा है आपका। तो रिलीजियस कई सारी मूर्तियां हमने खुद, अभी ये पीछे एक पार्क है यहाँ साइड में, और यहाँ एक पेड़ के नीचे से हमने 140 ऑलमोस्ट रिलीजियस स्कल्पचर्स, फोटोज, मूर्तियां, ये सारी चीजें निकाली। और इनायत जब से काम कर रहा हूँ ना मैं, तब से मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं जाके मन्नत मांगूं। और बोरियां भर भर के भगवान यहाँ आते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं। एक दिन मैं किसी ऐसे मूर्ति की दुकान पे खड़ा था जहाँ पे रिलीजियस स्कल्पचर वगैरह मिलते हैं, और ये सब मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी किताब से नहीं सीख रहा। मेरी ज़िंदगी मुझे जो सिखा रही, मैं कभी एक पेड़ से सीख लेता हूँ, कभी बहती हुई नदी से सीख लेता हूँ, कभी आप जैसे बच्चों से सीख लेता हूँ। तो लर्निंग आप जब तक रखेंगी आप चलती रहेंगी, है ना। तो एक स्कल्पचर की शॉप पे था, वहाँ एक लड़की आई और वो कहती, भैया जी स्मॉल साइज कान्हा देना, स्मॉल साइज कान्हा जी दे देना। तो मुझे ये समझ आया कि भैया अब तो कान्हा जी में लार्ज साइज, स्मॉल साइज का मार्केट बन चुका है, तो कान्हा जी तो पहले ही मार्केट छोड़ के निकल चुके हैं। उनकी तो बस पिक्चर ही है, हाँ, उसमें कौन सा तो भगवान है? हम लोगों ने ना रिलीजियस को भी, जो हमारा धर्म है ना, उसको दिखावा और पाखंड का एक धंधा बना रखा है। हाँ, जैसे जब भी अब गणपति जी थे तो उनके विसर्जन पे ये कंपटीशन चल रहा था किसकी बड़ी मूर्ति है। हाँ, रेस में लगे हुए ना हम, कि अगर मेरा भाई ज्यादा कमा रहा है तो मेरे पीछे ऑटोमेटिक एक प्रेशर आएगा तो उससे ज्यादा निकल, ज्यादा कमा, या मेरा कोई दोस्त मेरे से ज्यादा ग्रो कर रहा है तो मेरे पीछे ऑटोमेटिक एक, क्योंकि हम इस पैटर्न में पले बढ़े हैं और इस पैटर्न को ही ब्रेक करना है। नहीं तो हमें यूनिटी इज स्ट्रेंथ स्कूल में सिखाया जाता है ना। हर इंसान से प्रेम करो स्कूल में सिखाया जाता है। कौन सा ऐसा स्कूल है या कौन सा ऐसा धार्मिक जगह है हमारे हिंदुस्तान में जिसने गलत नॉलेज दी हो या गलत ज्ञान दिया हो? नहीं देते ना। नहीं देते। सच बोलना आपको स्कूल की किताबों में सिखाया जाता है, लेकिन झूठ बोलना कौन सिखाता है? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक वो चीज छोड़ी जिसके पीछे दुनिया भागती है, पैसा, और पर्पस को चुन लिया। और अब भी कुछ लोग जब मैनिपुलेट करने मुझे आते हैं ना, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट रास्ता चुन चुका हूँ और मैं उसी पे चलना चाहता हूँ, मैनिपुलेट नहीं होना चाहता। तो एक मेरी माँ की उम्र की लेडी थी जो मुझे ये कह रही है कि गौरव थोड़ा सा तो बेईमान हो जा। अगर कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रही, अगर कोई वैसे ही बंदा है जो गलत रास्ते पे चल रहा है और कोई लेडी चाहे जितनी भी उम्र की हो, चाहे मेरी जितने या मेरे जितने से भी छोटे हो, बोलते कि कोई अच्छा काम कर लो तो समझ आता है। तो देखो एक्चुअली अच्छे से समझ आ चुका है कि ये हमारी गलती नहीं है। पहले हम अंग्रेजों के गुलामी रहे, ठीक है, हमारे कई जनरेशन ने अंग्रेजों की गुलामी करी, 2000 है ना, करी। 200 साल उसके बाद हम अंग्रेजी की गुलामी करने लगे। हाँ, समझो, पहले हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, फिर अंग्रेजी की गुलामी करने लगे। बहुत सारे पंजाबी बच्चों से मैं मिला हूँ जिनको पंजाबी बोलनी नहीं आती और वो इंग्लिश में कंफर्ट है। फिर आप कह रहे हो कि मातृभाषा बचा लो, कैसे बचा लो? ठीक है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, छोटे 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 छेद हैं जो ओवरनाइट नहीं भरा जा सकता। और ये जो हमने अपने पूरे क्लाइमेट का सत्यानाश फेरा है, ये चेंज किया जा सकता है, बट तब जब हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या आपको कोई ऐसी चीज मिली है जब किसी के घर से जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो या मिलनी नहीं चाहिए? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब 2-2 3-3 हजार के क्लोथ जिसको शायद उन लोगों ने कभी एक बार यूज भी नहीं किया होगा, टैग लगा हुआ। सबसे ज्यादा तो ऐसे कई बार क्लोथ्स आ जाते हैं और मजबूरी हमारी ये है कि हम उसको 50-100 रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकते, तो मैक्सिमम हम लोग उसको 50-100 में बेचते हैं, चाहे वो खरीदने वाले का 2000। ठीक है। और फर्नीचर,
एंटीक आइटम्स कई बार। तो लाइक मुझे समझ नहीं आता कि यार अभी तो इसकी लाइफ बची हुई है। एंटीक आइटम्स एंटीक जैसे कि डेकोर आइटम्स बहुत सारे होते हैं आपके घर में जो आप कहीं बाहर से ले आते हो। अब एक साल यूज किया फिर दिवाली आ गई। अब एक स्टैंडर्ड है ना कि बड़ी कोठी बनाई हुई है हमने, बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो अब कोई रिश्तेदार आएंगे यही पुराने साल वाला देख लिया तो हमें छोटा समझ जाएंगे, तो इसलिए भी हम वेस्ट करते हैं। हम रेस में लगे हुए लोग नहीं है, हम रेस में लगे हुए कंज्यूमर हैं। हम एक समाज में नहीं जी रहे, हम एक बाजार में जी रहे हैं जहां हर एक इंसान पर्पसलेस लाइफ जीने में लगा हुआ है ऑलमोस्ट। और हम लोगों ने उससे अलग रास्ता बनाया और कुछ नहीं। क्या आपको कभी किसी की लाइक पिक्चर या ऐसा कुछ मिला है? बहुत ऐसे जैसे पूर्वजों के फोटो होते थे जो पहले घरों में लगाए जाते थे, वो भी हाँ, वेस्ट में आना शुरू हुआ है, तो मुझे समझ आ गया। तभी मैं आपसे बोल रहा था ना कि हमारा जो एक इमोशनल बॉन्डिंग था ना वो टूटता जा रहा है। मुझे लगा आप बोलने वाले हो कि पूर्वजों की फोटो छोड़ के। नहीं, वो ही आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं कि अगर हम दादा परदादा का फोटो था किसी घर में लगा हुआ तो वो भी बोरियों में भर के आया है स्विच उल्टा पर। मैं तो संभाल के रखती हूँ। रखना चाहिए, रखना चाहिए, बट वो भी एक टाइम के बाद जब आपके माइंड को ये कहता है कि आपकी खूबसूरती आपके घर की खूबसूरती को ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो घर भी यहीं रह जाएगा। घर कोई साथ लेकर तो जाता नहीं। देखा है किसी को साथ लेकर जाते? चाहे वो जितना बड़ा मर्जी महल बना ले, वो यहीं रह जाता ना। तो मुझे जो समझ आया है कि पंजाब की जो प्योरिटी है, पंजाब के लोग उसको जी नहीं पा रहे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल खेल हो रहा है हमारे साथ, माइंड वॉश का खेल हो रहा है। कि मैं जब आया था ना 2008 में पंजाब में, तो दैट टाइम इतने नफरत वाला माहौल नहीं था। और अभी के टाइम में जिस हिसाब से पिछले 4-5 सालों में मैं देख रहा हूँ क्राइम रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो सर आपको सपोर्ट किस किस से मिली? सपोर्ट सबसे पहले तो वो लोग हैं मेरे पास जो अपना वेस्ट अभी तक डोनेट करना शुरू किया, जिन्होंने हमारी बातों को अडॉप्ट किया और एक्सेप्ट किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ना के बराबर सपोर्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, और ना किसी गवर्नमेंट सिस्टम से सपोर्ट है, और ना अब हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि इनसे सपोर्ट मांगें। तो बहुत हम लोगों ने एफर्ट्स किए। आपको बता दूं, ये जो जगह है ये नगर निगम लुधियाना ने दिया है, ये एक सपोर्ट है हमारे लिए। लेकिन 19 ट्रिपल आर सेंटर, इसको ट्रिपल आर सेंटर बोला जाता है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर पैसे आए हर एक शहर हर एक गांव को गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसे ट्रिपल आर सेंटर एस्टेब्लिश्ड किए जाएं और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश्ड किए जाएं कि जिसके थ्रू ये सारा जो वेस्ट है ये लैंडफिल्स में ना जाकर सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बने। हमारे लुधियाने में 19 ट्रिपल आर सेंटर है, जिसमें से सिर्फ एक जो 365 डेज ऑपरेटेड है। बाकी आप किसी सेंटर पे चले जाओ वो डेड है, कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं हो रही। वहां पे सिर्फ कंपैक्टर लगाए गए हैं जो आपके सारे कचरे को कलेक्ट करके डंप पे ले जाते। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट और पब्लिक चाहे तो अगर सोचो ना कि अगर एक सेंटर 50,000 किलो कचरा मैनेज कर सकता है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम 50,000 क्या 5 लाख किलो कचरा रोज मैनेज कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं मिल रहा। तो अब हम लोगों ने प्लान किया कि हम सीड फंडिंग्स प्रोग्राम के थ्रू अपने आप को स्केल अप करेंगे। इस साल हमने टारगेट रखा है कि हम लुधियाना को जीरो लैंडफिल सिटी बनाने की कोशिश के लिए अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। और एक दो एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे इनायत, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इवेंट किए बड़े बड़े। प्लॉगाथन पंजाब में लॉन्च करने वाला हम लोग ऑलमोस्ट पहले ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने लुधियाना में लॉन्च किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। पैसे भी अच्छे खासे खर्च हुए, हमारे 3-4 लाख रुपए तो खर्च हुए होंगे ऐसे इवेंट में, बट उसका इम्पैक्ट नहीं आया। भीड़ आई, भीड़ ने फोटो खिंचाया, सड़क से कचरा उठाया, उसके बाद कहानी खत्म, हमारे पैसे भी खर्च हो गए। ठीक है, तो फिर हमें समझ आया कि ये जितना पैसा हम ऐसे इवेंट और एक्टिविटीज पे खर्च करते हैं, उससे बेहतर कि हम इस पैसे को भी इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे लगाना शुरू करें।
तो अब हम लोगों ने क्या रखा है कि हम लोगों ने एक अपना टास्क फोर्स बनाया हुआ है। हर शहर में हम लोग 10 लोग पेड अपॉइंट्स कर रहे हैं, जो सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से हम किसी के पैसे पे डिपेंड है। 10 लड़के हैं, वो 200 रुपये खुद लगा रहे हैं हर एक महीने, और एक स्पोर्ट को जाके उस पैसे से क्लीन अप कर रहे हैं, और वही 10 लोग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ और भी प्रोग्राम हैं, जैसे मैंने द ग्रीन सर्कल अभी हमने लॉन्च करना है वर्ल्ड अर्थ डे पे, जबकि पता नहीं, मैं इसमें भी खुश नहीं हूँ कि ये वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है। अगर अर्थ ही ना हो तो डे और नाइट कहाँ से लेकर आओ? अर्थ की वजह से तो आपका डे है, अर्थ की वजह से आप नाइट का एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो वैसे हमें तो अर्थ का हर दिन, अर्थ का हर दिन, है। हर दिन अर्थ डे है। अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप भी अपने लाइफ में लेते हो, लाइक मैं आपको बहुत छोटा स्टेप बताता हूँ, एक कैरी बैग जो होता है प्लास्टिक वाला हम लेकर आते हैं, सिंगल यूज होता है, पॉलीथिन, उसके बदले आप कपड़े का झोला इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अगर एक घर एक झोला इस्तेमाल करता है तो वो साल का 3.5 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाने से रोक सकता है। लुधियाने की आबादी 40 लाख है, और अगर ये 40 लाख लोग एक एक टोट बैग ही उठा लें तो कितना प्लास्टिक आपके लैंडफिल्स में जाने से और वो डाइवर्ट हो। टोट बैग जरूरी भी नहीं अपने साथ, कार में बस वो टोट बैग के लिए जरूरत भी नहीं कि आप नए और फैशनेबल लो, आपके घर में कई पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, उसको काट कर आप बना सकते हो। हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, जो कटे फटे कपड़े होते हैं जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम अपसाइकल करके टोट बैग बना रहे हैं, और यू कांट इमेजिन कि वो मार्केट से कहीं सस्ता बेच रहे हैं। मार्केट में अगर आप नॉर्मली जाएंगे उस टाइप के टोट बैग्स आपको 15-20 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे, बट हम लोगों ने 10 रुपए का देना शुरू किया और 10 रुपए का बेच रहे हैं, और वो हमारी सीड फंडिंग है कि अगर कोई एक इंसान एक झोला हमसे खरीदता है तो वो सिर्फ झोला नहीं खरीदता, सबसे पहला उसका हो जाता है कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट ले रहा है। वो झोला जो लेडीज बना रही हैं उसके लिए एक रोजगार है, तो एक वेमेन को भी एम्पावर कर रहा है, और उससे जो 1 रुपया बच रहा है वो किसी बच्चे के एजुकेशन में जा रहा है, या इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज जो होती है हमारी, हम उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप समझो कि 10 रुपए का एक कंट्रीब्यूशन भी जो है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो छोटे छोटे इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, और इस साल उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके लेके आएंगे। तो सर हमने यहाँ जैसे आपकी टीम देखी, तो वो पेड है? बिल्कुल, अगर वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे? नहीं। ठीक है, भूखे भजन ना होई गोपाला एक है कि आप भूखे भजन भी नहीं कर सकते। तो ये लोग फुल टाइम काम करते हैं और एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, दे ऑल आर पेड। आपको कोई चैलेंजेस आए कभी? चैलेंजेस आते रहते हैं, और चैलेंजेस, मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस चैंपियंस क्रिएट करता है। तो आप चैलेंजेस से जब तक भागेंगे आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। सी फॉर चैलेंज, सी फॉर चैंपियन। ठीक है, तो सर अब जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सिंपल मैसेज है कि अगर यहाँ घर आपका है तो ये शहर भी आपका है, और आने वाली नस्लें आपके हाथ में है, आज आपके हाथ में है। डंप करना बंद करो और डोनेट करना स्टार्ट करो। एक स्विच पूरे शहर को चेंज कर सकता है। इस स्विच करने भर की बात है ना, कि आपने डंप करना बंद करके डोनेट करना शुरू कर। दोनों डेज हैं बस। यस, चॉइस ऑलवेज योर्स। थैंक यू सो Thank मच you. सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने भी टाइम निकाला, और बेस्ट विशेज आपके लिए। ऐसे ही तरक्की करो, और जब भी आपको लगे कुछ बात करने की जरूरत है रिलेटेड वेस्ट मिसमैनेजमेंट, यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच सर। अंटिल देन बाय।